नमस्कार साथियों, मैं सचिन शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद सचिन शर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। आज हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट के दूसरे नए टॉपिक पर। कल हमने एक टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया, क्या था? वायुमंडल की संगठन व संरचना। आज जो वायुमंडल की संगठन व संरचना के बाद दूसरा क्रम से जो टॉपिक करेंगे हम, क्योंकि हमने कहा था जलवायु विज्ञान हम पूरी करने वाले हैं, तो दूसरा टॉपिक जो है वो है क्या? सूर्य तप। कौन सा टॉपिक है? सूर्य तप, या इसे बोलते हैं सौर विकिरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसोलेशन। क्या कहा जाता है? इंसोलेशन। तो सूर्य तप या इंसोलेशन क्या होता है, हमें यह जानने से पहले थोड़ी नॉर्मल जानकारी हमें होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो क्या है, 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी बुक से उठाया गया है, सेम लैब असिस्टेंट का। और 11वीं की जो बुक है उसके अंदर आपका सिर्फ 2 से 2.5 पेज में ये टॉपिक दिया गया है। बहुत ही नॉर्मल सी जानकारी दी गई है, लेकिन हम लैब असिस्टेंट को लेकर ही नहीं, हमारा मकसद ये है कि जब हम कोई भी टॉपिक को करें तो उसको अप लेवल का करें, ताकि हम कभी दोबारा पढ़ें तो दिक्कत ना हो। तो आज हम इसके बारे में पूरे डीप से समझेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सूर्य तप को समझने से पहले हमें समझना होगा क्या? सूर्य के बारे में। किसके बारे में समझना होगा? सूर्य के बारे में हमें समझना होगा। तो सूर्य के बारे में हमें क्या बात करेंगे? तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि सूर्य जो है उसकी संरचना कैसी है, यानी सूर्य की संरचना। सूर्य की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सन। स्ट्रक्चर ऑफ सन के बारे में हम जानेंगे। तो सूर्य की संरचना की बात करें तो सूर्य का वो निर्माण है वो कैसे हुआ, या सूर्य को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सूर्य की कुछ परतें हैं, जैसे मैंने कहा कि एक ये परत है, एक ये परत है, एक ये परत है और एक ये परत है। 4 परत मैंने बनाई सूर्य की, और उन चारों परतों को हम समझेंगे। जो सबसे आंतरिक भाग में होती है उसे कहते हैं हम कोर। क्या कहते हैं? कोर। और ये जो कोर है यही क्या है, इसके अंदर ही सबसे ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है, यानी सबसे गर्म सूर्य का जो भाग है वो सबसे अंतरतम भाग या कोर जिसे हम कहते हैं वो है। और इसका जो तापमान होता है वो कितना होता है? तो 15 मिलियन। यानी कोर के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कोर का टेम्परेचर कितना होता है? 15 मिलियन। कितना टेम्परेचर होता है? 15 मिलियन। सर कोर के अंदर इतना टेम्परेचर आया कहां से? क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा था कल वायुमंडल, और उस वायुमंडल में हमने पढ़ा कि हल्की गैसें जो होती है वो क्या है, पृथ्वी से ऊपर होती है। तो पृथ्वी से ऊपर होती है, तो हम बात करें कि हमारा जो सूर्य है वो पृथ्वी से ऊपर है, यानी जो बात करेंगे कि इस ऊपर कौन सी गैसें होंगी? हल्की गैसें होंगी। अब हल्की गैसें कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन। कौन सी होती है? हाइड्रोजन व हीलियम। तो गैसें कौन सी? हाइड्रोजन व हीलियम। तो ये हल्की गैसें अंतरिक्ष के अंदर बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। इनकी कितनी मात्रा होती है? तो हाइड्रोजन गैस जो है वो 78.5%, और उसके बाद में अगर बात करूं जो हीलियम गैस है वो कितनी पाई जाती है? लगभग 29% के आसपास पाई जाती है। तो ये दोनों जो गैसें हैं, लगभग हम बात करें तो दोनों गैसें कितनी है कि ये 78 पॉइंट के आसपास पाई जाती है, और ये कितनी पाई जाती है जो है वो 29 नहीं, कितनी? 21%। कितनी पाई जाती है? 21% के आसपास जो है वो हीलियम गैस पाई जाती है। तो हम बात करें दोनों को मिलाकर
तो जो दोनों है वो कितनी है, लगभग 99% के आसपास पाई जाती है। तो जो है दोनों ही गैस, अगर मैं बात करूं तो दोनों ही गैस 99% के आसपास अंतरिक्ष में पाई जाती है। जो 1% बचता है वो क्या है, अन्य तत्व होते हैं। तो 99% यानी लगभग जो पार्ट आ गया वो लगभग पार्ट किसका है, हीलियम व हाइड्रोजन गैस का। अब ये जो हाइड्रोजन के जो तत्व है यानी हाइड्रोजन जो है, अब इसमें क्या होगी, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी। नाभिकीय संलयन का मतलब होता है कि तत्वों का जुड़ना। जब ये हाइड्रोजन जुड़ेगी क्या होगी, नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन का मतलब है कि हाइड्रोजन जब जुड़ेगी तब निर्माण होगा किसका, हीलियम का। किसका निर्माण होगा, हीलियम का। और याद रखना कि जब भी संलयन होगा तो क्या होता है, ऊर्जा निकलती है। भाई हाइड्रोजन का जब संलयन होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हीलियम। और जब हीलियम निकलेगी तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्पादन होगा या ऊर्जा निकलेगी। तो हाइड्रोजन के संलयन से कोर के अंदर क्या आती है, ऊर्जा आती है। समझ आया कि कोर के अंदर, सूर्य का जो अंतरतम भाग है कोर, उसके अंदर ऊर्जा कहां से आती है, तो उसके अंदर ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा जब क्या है, हीलियम गैस बनती है तो उससे क्या होती है, इसके अंदर ऊर्जा आती है। और टेम्परेचर कितना होता है इसका, लगभग 15 मिलियन के आसपास टेम्परेचर होता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। अब इसके बाद मैं बात करूं, और आपको समझ आ गया होगा कि सबसे ज्यादा जो ऊर्जा होती है वो किसमें होती है, तो कोर में। दूसरी परत की अगर मैं बात करूं तो ये परत है फोटोस्फीयर। सबसे महत्वपूर्ण परत। और ये जो फोटोस्फीयर जो परत है इसको हम प्रकाश मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रकाश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो फोटोस्फीयर को हम किस नाम से जानते हैं, प्रकाश मंडल के नाम से जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण परत है फोटोस्फीयर। और फोटोस्फीयर को हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल। यानी ये जो प्रकाश मंडल है या फोटोस्फीयर, जो दूसरा भाग है कोर के बाद। और ये जो होता है, अब इस फोटोस्फीयर के अंदर क्या होगा, फोटोस्फीयर के अंदर ये होगा कि यहां से अब कोई भाग गर्म हो जाएगा, कोर फुल गर्म हो गया। तो कोर जो फुल गर्म हो गया तो क्या होगा कि इसकी जो ऊर्जा है वो क्या है, बाहर निकलेगी। इसकी ऊर्जा है वो कहाँ निकलेगी, बाहर निकलेगी। और बाहर निकलेगी तो वो कहाँ जाएगी, वो फोटोस्फीयर में जाएगी। कहाँ जाएगी, फोटोस्फीयर के अंदर जाएगी। और इस फोटोस्फीयर के अंदर जब ये ऊर्जा निकलेगी तो इसे हम कहते हैं क्या, सौर ज्वाला। क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। याद रखेंगे कि जब कोर से क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी, वो क्या है, तरंगों के रूप में निकलेगी। कि कोई चीज है, आप देखो जब कोई चीज बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तब उससे क्या है, आप कहते हो ना भाप निकल रही है, बोलते ना, तो वो भाप ही क्या है, वो इससे बाहर निकलती है। और वो कौन से में निकलती है, वो फोटोस्फीयर के अंदर निकलती है। फोटोस्फीयर के अंदर एक और चीज आपको याद रखनी है, इसके अंदर क्या है, एक गर्म व प्रकाशित, कैसे, गर्म व प्रकाशित क्या है, तत्व पाए जाते हैं। कैसे, गर्म व प्रकाशित, जैसे ये है गर्म व प्रकाशित, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं फेकुला। क्या कहते हैं, फेकुला। फेकुला कहाँ पाए जाते हैं, फेकुला फोटोस्फीयर परत में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, तो गर्म व प्रकाशित क्षेत्र, यानी हॉट व ब्राइट जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, फेकुला। और किस में पाए जाते हैं, फोटोस्फीयर में पाए जाते हैं। अब क्या होगा, देखो अब ये होगा कि ये ऊर्जा जो है ये क्या है, बाहर की ओर जाएगी। अब फोटोस्फीयर से भी बाहर जाएगी क्योंकि ये फुल गर्म है। जब ये फोटोस्फीयर से बाहर जाएगी, तो ये आगे जिस परत में जाती है उस परत को हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं, क्रोमोस्फीयर। और जो क्रोमोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग टेम्परेचर होता है कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसका तापमान पाया जाता है। किसका,
क्रोमोस्फेयर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है वो गर्म है फुल। अब ये धीरे धीरे आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ेगी तो क्या है, इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा। अभी कोई चीज है, अब वो धीरे धीरे उसमें से ऊर्जा निकल रही है, तो क्या होगा कि ऊर्जा उसकी जो वो है वो कम होती जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ से जब ये यहाँ तक पहुंचेगा क्रोमोस्फेयर तक, तो इसमें कितना पाया जाएगा, 6000 पाया जाता है। अब होगा क्या कि ये क्या है, ये गैसें हैं, गैसों का रूप है, तरंग है। अब ये जैसे ही बाहर की ओर निकलेगी तो ये क्या है, इस परत से इस प्रकार ये वापस आना शुरू हो जाएंगी। गैसें वापस आएंगी और गैसों की जो एनर्जी है यानी जो ऊर्जा है वो क्या है, हमारी जो पृथ्वी की ओर आनी शुरू हो जाती है। तो यानी यहाँ से ये गैस निकली और ये यहाँ से क्या है, वापस आ जाती है। तो वो कौन सी परत होती है, क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर में क्या होता है कि परतें क्या है, जो गैसें हैं वो क्या है, फोटोस्फेयर से क्रोमोस्फेयर की ओर बढ़ती है ज्वाला। और जब फोटोस्फेयर से क्रोमोस्फेयर की ओर बढ़ेंगी तो इससे इसके अंदर दो चीज है, गैस है और उसके अंदर ज्वाला है, ऊर्जा है। तो जो गैसें होती हैं वो क्रोमोस्फेयर से वापस आ जाती हैं और जो आगे जो ऊर्जा होती है वो हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ती है। अब क्या होगा कि ये जो वापस आती है इनका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके अंदर से जो उजाला थी वो तो क्या कहाँ निकल गई, जो ऊर्जा था, जो ऊर्जा थी, यानी ये पूरी गैस है, ऐसे समझे, ये पूरी गैस है और ये गैस है, इसमें क्या है, ऊर्जा है। क्या है, ऊर्जा है। यानी आप माने ये क्या है, एकदम गर्म है। ये गैस क्या है, एकदम गर्म है और ये बाहर की ओर जा रही है। जैसे ये बाहर की ओर जाएंगी तो ये प्रवेश करेंगी किसमें, क्रोमोस्फीयर में। किसमें प्रवेश करेंगी, क्रोमोस्फीयर में। और जब ये क्रोमोस्फीयर में प्रवेश कर जाएंगी, क्रोमोस्फीयर में प्रवेश करने के बाद इनमें से क्या है, गैस तो अलग हो जाएंगी और ऊर्जा अलग हो जाएंगी। तो गैस और ऊर्जा, जो ऊर्जा है वो तो हमारी पृथ्वी की ओर आ जाएगी और जो गैस है वो वापस किस परत की ओर आ जाएगी, फोटोस्फीयर की ओर आ जाती है। और फोटोस्फीयर पर आकर क्या होगा, ये इस प्रकार जमा हो जाती है। फोटोस्फीयर पर आकर क्या है, ये इस प्रकार जमा हो जाती है। अब आप मेरे को ये बताओ कि अब जो ज्वाला का टेम्परेचर था कितना, 6000, क्या उतना रहेगा? अब इसमें से क्या है, ऊर्जा निकल चुकी है तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा ना। तो इसका इससे लगभग 1500 या 2000 हम बात करें तो इसका लगभग कितना टेम्परेचर होता है। इन जो वापस गैस आई है जिनमें ऊर्जा नहीं है वो एक धब्बों के रूप में क्या है, फोटोस्फीयर परत के ऊपर जमा हो जाते हैं और इनका जो टेम्परेचर रहता है वो रहता है 4500 डिग्री सेल्सियस। क्या रहता है, 4500 डिग्री सेल्सियस। यानी क्रोमोस्फीयर परत से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस तापमान इनका कम पाया जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इसके अंदर जो ऊर्जा थी वो क्या है, बाहर निकल गई और गैस वापस आ गई और वापस आके जमने से इससे क्या बन गए, धब्बे बन गए। इन्हीं धब्बों को अब इनकी बजाय तो ये ठंडे है, यानी इन जो लहर या तरंग निकल रही थी उनकी बजाय तो ये क्या है, ठंडे। तो इनको क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर में ठंडे व काले धब्बे। जब ये ठंडे हो गए तो आपको देखने में कैसे लगेंगे, काले। तो फोटोस्फीयर पर ठंडे व काले धब्बों को क्या कहते हैं, सौर कलंक कहा जाता है। क्या कहते हैं, सौर कलंक, यानी इनको कहते हैं सनस्पॉट। क्या कहा जाता है, सनस्पॉट, यानी सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। तो सौर कलंक क्यों बने, क्योंकि ये क्या है, गैस में से ऊर्जा निकल गई और गैस वापस आकर फोटोस्फीयर के ऊपर क्या है, धब्बों के रूप में जमा हो गई। तो ये कैसे होते हैं सौर कलंक, सौर कलंक होते हैं ठंडे व काले धब्बे। क्या है, ठंडे व काले धब्बे, यानी सौर कलंक ठंडे व काले धब्बे होते हैं। और कहाँ होते हैं, तो फोटोस्फीयर पर। ये सौर कलंक सनस्पॉट आगे काम आने वाला है, जब हम पढ़ेंगे ना सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें हम पढ़ेंगे और ज्यादा इस पे चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ आपको इतना जानना है कि सौर कलंक या सनस्पॉट क्या होते हैं। तो आप बता सकते हैं कि फोटोस्फीयर के ऊपर ठंडे व काले धब्बों को क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। ये कैसे बनते हैं वो भी आपको पता लग गया, क्योंकि जब क्रोमोस्फीयर में ऊर्जा प्रवेश करती है तो गैसों को वापस भेज देती है और ऊर्जा को पृथ्वी की ओर भेजती है। तो वो जो गैसें होती हैं वो जाकर क्या है, जम जाती है और उनका टेम्परेचर ऊर्जा निकलने की वजह से कम हो जाता है और कितना, लगभग 4500 डिग्री सेल्सियस रह जाता है। तो वैसे तो गर्म ही होते हैं लेकिन इनकी बजाय क्या रहते हैं, ठंडे। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखने में ये काले होते हैं। तो काले व जो ठंडे धब्बे होते हैं
उनको हम क्या कहते हैं, सौर कलक। और कहाँ देखने को मिलते हैं, फोटोस्फीयर में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें, ये एकदम जो बाहर की परत होती है, यानी इसे कहते हैं कोरोना। क्या कहते हैं, कोरोना। हाँ जी, कोरोना। जो आया था वो कोरोना नहीं, क्या कहते हैं, कोरोना। यानी सबसे भारी जो परत है वो कौन सी परत है, कोरोना। यानी कोरोना सबसे भारी परत है। और इस कोरोना से क्या होता है, हमें प्रकाश मिलता है या ऊर्जा मिलती है। और इससे हमारे सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे भारी परत कौन सी, कोरोना। ये क्या है, एक कर्म होता है क्या, सबसे पहले कोर जिसके अंदर बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है, कोर के बाद फोटोस्फीयर जिसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं, फोटोस्फीयर के अंदर जो गर्म और प्रकाशित क्षेत्र होता है उसे तो हम कहते हैं फेंकुला। और उसके बाद हम बात करें कि क्रोमोस्फीयर, और क्रोमोस्फीयर में क्या है, इनका टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ से जो गैस है उसकी ऊर्जा तो क्या है, कोरोना की ओर या पृथ्वी की ओर चली जाती है। और ये जो गैसें होती है ये वापस क्या है, इनका टेम्परेचर कम होने से ये वापस फोटोस्फीयर पर आकर क्या है, जमा हो जाती है धब्बों के रूप में। तो ये धब्बे काले दिखाई देते हैं और इनकी बजाय ठंडे होते हैं। तो ये ठंडे व काले धब्बों को क्या कहते हैं, सौर कलंक कहा जाता है। अब ये कितने साल में बनता है, क्या इसका चक्रण होता है, इससे सूर्य तप कैसे प्रभावित होता है, ये सारी बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। किसमें, सूर्य तप या इंसोलेशन के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको जब नाम आए सौर कलंक क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि सौर कलंक क्या होते हैं। तो ये सूर्य की नॉर्मल जानकारी थी। सूर्य को ऊर्जा कहां से मिली, तो क्या है, नाभिकीय संलयन से, यानी H2O का क्या हुआ, नाभिकीय संलयन हुआ जिसकी वजह से ऊर्जा निकली और क्या बनी, हीलियम, जिससे इसका टेम्परेचर कितना हुआ, 15 मिलियन टेम्परेचर हो गया। उसके बाद हम आगे बढ़े, फोटोस्फीयर में एक उजाला के रूप में निकली, एक तरंगों के रूप में निकली, जिसे हमने कहा क्या, सौर ज्वाला। और इसके अंदर जो गर्म व प्रकाशी धब्बे हैं वो फेंकुला, और ठंडे व काले धब्बे हैं वो सौर कलक होते हैं। क्रोमोस्फीयर में इनका टेम्परेचर क्या है, 6000 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और उसके बाद क्या है, ऊर्जा जो बाहर निकलती है और गैसें वापस फोटोस्फीयर पर जाकर काले धब्बों के रूप में जम जाती है, उन्हें हम सौर कलंक के नाम से जानते हैं। फिर हमने कहा कि जो सबसे भारी परत है वो कौन सी होती है, कोरोना। और कोरोना से जो हमें पृथ्वी पर प्रकाश मिलता है उसे कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। फोटोन। तो फोटोन किसे कहा जाता है कि बाहर की परत से जो ऊर्जा हमें क्या है, पृथ्वी तक पहुंचती है, या सूर्य का प्रकाश जो हमें पहुंचता है, या सूर्य की जो तरंगे जो आती है, उसे हम क्या कहते हैं, फोटोन के नाम से जाना जाता है। तो ये था सूर्य की नॉर्मल संरचना। अभी हमने सूर्य तप प्रारंभ नहीं किया, हमने जाना है सूर्य की संरचना। तो ये आज आपने जाना होगा कि सूर्य में कैसे ऊर्जा आई, कैसे हमारी पृथ्वी तक ऊर्जा आती है। समझ आया, पक्का? तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारे टॉपिक पर, और जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वो है सूर्य तप यानी इंसोलेशन। क्या होता है इंसोलेशन या सूर्य तप, तो उसकी बात हम करेंगे। देखें, सबसे पहले हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है, कैसे, देखें कि सूर्य तप, इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक तो सूर्य और एक तप, ठीक है। सूर्य सारे जानते हैं क्या होता है, ये हमारा क्या है, सन। क्या है, हमारा सन है। और तप क्या होता है, तापमान। क्या होता है, तापमान। तो ऐसे देखें, जैसे मैंने कहा ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, वायुमंडल। क्या है, वायुमंडल। अब क्या है, सूर्य की किरणें क्या है, वायुमंडल से होते हुए कहाँ आती है, हमारी पृथ्वी पर आती है। कहाँ आती है, हमारी पृथ्वी पर आती है। तो ये सूर्य की जो किरणें हैं हमारी पृथ्वी पर आती है, इन्हें ही सूर्य तप कहा जाता है। एकदम सरल परिभाषा कि सूर्य से आने वाली किरणें या विकिरणें क्या है, जो पृथ्वी पर आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूर्य तप कहा जाता है। या मैं ऐसे कह दूं, आगामिक यानी आने वाली सूर्य विकिरण ही क्या कहलाती है, सूर्य तप कहलाती है। आने वाली जो क्या होती हैं, सूर्य की किरणें ही किसकी ओर आने वाली, पृथ्वी की ओर आने वाली सूर्य की विकिरणें ही क्या कहलाती हैं, सूर्य तप कहलाती है। नाम से ही पता लग रहा है कि सूर्य से, या मैं कह दूं आगामी, क्या कह दूं,
आगामी सौर्यक विकिरण, तीन ही शब्द में, आगामी सौर्यक विकिरण। सौर्यक विकिरण मतलब सूर्य से निकलने वाली विकिरण और आ रही है किसकी ओर, पृथ्वी की ओर। तो यहां लिख देता हूं सूर्य तप की परिभाषा, सूर्य से पृथ्वी की ओर आने वाली सौर्यक विकिरण सूर्य तप कहलाती है, सूर्य तप कहलाती है। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा, ये सूर्य से जो आने वाली जो किरणें हैं या जो विकिरण है जो पृथ्वी की ओर आती है वो क्या कहलाती है, सूर्य तप कहलाती है। सबसे सिंपल भाषा में एकदम कि सूर्य से आने वाली किरणें ही क्या है, सूर्य तप है। समझ गए। अब सबसे बड़ी बात, जब ये सूर्य की किरणें आएंगी तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सौर्य किरणें। अभी पढ़ा, क्या कहते हैं, सौर्यक विकिरण। और एक बात याद रखना, जब ये यहां आएगी तो हम एक आगे चैप्टर पढ़ेंगे, क्या, ऊष्मा बजट। कौन सा पढ़ेंगे, ऊष्मा बजट। याद रखना, इससे आगे वाला चैप्टर यही है, क्या, ऊष्मा बजट। बहुत ही अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो ये ऊष्मा बजट में हम पढ़ेंगे कि सूर्य से जितनी भी किरणें आती हैं वो सारी की सारी क्या है, वायुमंडल या पृथ्वी तक पहुंचती हैं। आधी वायुमंडल में आ जाती हैं, आधी पृथ्वी पे आती हैं। तो वो आने के बाद पृथ्वी से वापिस जाती है, पृथ्वी से क्या जाती है, वापिस जाती है, अंतरिक्ष की ओर वापिस चली जाती है। तो इन्हें हम कहते हैं क्या, पार्थिव विकिरण। क्या कहते हैं, पार्थिव विकिरण। यानी जो पृथ्वी से जाती है उन्हें हम कहते हैं पार्थिव विकिरण, और जो सूर्य से आती है उन्हें हम कहते हैं क्या, सौर्यक विकिरण। अब आप एक नियम जान ले, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। आपसे मैं पूछूं कि इनमें से कौन सी तो दीर्घ तरंग है और कौन सी लघु तरंग है। आपसे पूछूं कि कौन सी तो दीर्घ तरंग है और कौन सी लघु तरंग है, तो आप बताएं। आपको ऐसा नजर आएगा कि सूर्य बड़ा है और सूर्य से जो किरणें आएंगी वो दीर्घ तरंग के रूप में आएंगी, यानी लॉन्ग वेव के रूप में आएंगी, और पृथ्वी से जो जाएंगी वो शॉर्ट वेव के रूप में जाएंगी। पर ऐसा नहीं है। एक नियम जान ले, जो चीज जितनी गर्म होगी वो उतनी ही क्या करेंगी, लघु रूप में तरंगों को भेजेंगी। अब आप बताएं मेरे को कि जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होगी वो उतनी ही क्या है, लघु रूप में तरंगों को क्या करेंगी, भेजेंगी। तो अब आप समझे, मुझे बताएं कि सूर्य और पृथ्वी में से ज्यादा गर्म कौन है। हमारी जो पृथ्वी है और ये जो सूर्य है, इनमें से ज्यादा गर्म कौन है, बताओ। तो आप सबका जवाब क्या होगा सर, कि जो सूर्य है वो क्या है, ज्यादा गर्म है। सूर्य है वो क्या है, ज्यादा गर्म है। अभी मैंने एक बात बताई कि जो चीज ज्यादा गर्म होती है वो क्या होती है, लघु जो तरंगे हैं उनका क्या करती है, वो भेजती है या निकालती है। तो अब आप बता सकते हैं ना कि सूर्य की विकिरण कैसी होती है, लघु तरंगे। कैसी होती है, लघु तरंगे, यानी शॉर्ट वेव के रूप में पृथ्वी पर आती हैं। और ये क्या है, कम गर्म है सूर्य की बजाय। तो ये जो पृथ्वी से जाएगी वापिस किरणें वो क्या होती है, पार्थिव विकिरण। क्या कहलाती है, पार्थिव विकिरण। और जो पार्थिव विकिरण है वो क्या होती है, दीर्घ तरंगों के रूप में होती है। कौन सी तरंगे, दीर्घ तरंगे, यानी कैसी वेव, लॉन्ग वेव के रूप में ये जाती हैं। तो ये कंफ्यूजन बहुत बार प्रश्न पूछा गया कि सूर्य किरणें और पार्थिव किरणों में से कौन सी लघु होती है और कौन सी दीर्घ होती है। तो अब आपको समझ आना चाहिए कौन सी, पार्थिव विकिरण या लघु विकिरण। एक चीज और बता दूं आपको कि इनमें से कौन सी होती है, तो ये आप याद रखें। कैसे, एक उदाहरण के तौर पर या एक ट्रिक के तौर पर आप याद रख सकते हैं। याद करो गर्मियों का महीना, याद करें गर्मियों का महीना। और गर्मियों के महीने में हमें पता है सूर्य की किरणें हमारे ऊपर आ रही होती हैं फुल तेज, और वो आ रही होती हैं और हमारे घर में क्या है, खुला जो आंगन होता है उस खुले आंगन में वो आ रही है। तो एक तो सोचो कि जब हम जा रहे हैं उस आंगन से और हमने चप्पल पहन रखी है और ऊपर से सूर्य की किरणें आ रही हैं, तो गर्मी तो लगेगी, पर क्या इतनी गर्मी लगेगी क्या कि हमारा जो सर है वो जल ही जाए, या हम ऐसे ऐसे करके निकल जाए कि क्या होगा, अरे बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, ऐसे करते हैं। हाँ, गर्मी होती है लेकिन सिर जो होता है वो इतना क्या है, गर्म नहीं हो पाता। अब एक बात और बताता हूं, हम
सर के ऊपर तो चलो कुछ ओढ़ लेते हैं, आप एक काम करना, फुल जब गर्मी हो यानी लगभग जुलाई के महीने में, और उस आंगन में बिना चप्पल के निकल जाना। निकल पाओगे बिना चप्पल के? 1 मिनट के अंदर भी आपके क्या है, जल्दी से आप क्या करते हो, भागकर छांव वाली जगह में जाते हो कि क्या है, पूरे पैर बढ़ गया, करते हो ना ऐसे। क्यों? क्योंकि जो पार्थिव जो विकिरणें हैं वो दीर्घ तरंगों के रूप में आती हैं। तो आप ऐसे याद रखना, घर में अगर छोटा बच्चा है और छोटा बच्चा क्या होता है, उसको नहीं पता होता गर्म है, और वो क्या करता है, कमरे से बाहर निकल जाता है, और जैसे ही वो क्या करता है, आंगन में जाता है, तो फिर क्या है, जोर से चिल्लाता है, और घर में माँ कहती है कि बाज छोरी लिया, टाबर का पैर बढ़ गया। ठीक है, ऐसे कभी नहीं बोलती ना, बाज छोरी लिया, टाबर को सिर गए अंदर, गर्मी ज्यादा लागे जा लिया, नहीं। यानी ऊपर की जो तरंगे हैं वो लघु के रूप में, यानी कम जो है वो टेम्परेचर लेके आती हैं, लेकिन जो वो पार्थिव विकिरणें होती हैं वो दीर्घ तरंगे होती हैं। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि टाबर का पैर बढ़ा यानी नीचे यानी पृथ्वी पर पैर बढ़ा तो बाकी ही ज्यादा गर्म ही, यानी दीर्घी बड़ी बड़ी जदी तो पैर बढ़ा, और जो ऊपर से आती थी वो क्या है, लघु। ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो सूर्य से आने वाली कौन सी होती है, लघु तरंगे होती हैं, और पृथ्वी से जो वापस जाती हैं वो कैसी होती हैं, दीर्घ तरंगे होती हैं। और सूर्य तप की परिभाषा आपने जान ली, बहुत अच्छे। अब एक बात और कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, तो लिखेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। यानी जब यह प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो कितना समय लेता है, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लेता है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा देता है, 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगा देता है। ठीक है, तो ये आपको सूर्य तक पता लग गया, टाइम पता लग गया। अब एक और चीज, ठीक है, हेडिंग लगाएं क्या, सौर स्थिरांक। क्या हेडिंग लगाएं, सौर स्थिरांक। क्या होता है सौर स्थिरांक? सौर स्थिरांक को समझेंगे कि सौर स्थिरांक क्या होता है। लिखें क्या, सौर स्थिरांक। और ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में साफ साफ दिया गया है, इसकी जो मात्रा है वो दी गई है। हो सकता है आपसे ये मात्रा पूछ ली जाए। लैब असिस्टेंट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको जो 11वीं की बुक है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें क्या है, ये दिया गया है। ये तो सिंपल जो बातें थी वो हमने कर ली, थोड़ा सा डीप पढ़ लिया, सूर्य की संरचना पढ़ ली। अब सौर स्थिरांक क्या होता है, जैसे मैंने कहा ये क्या है, पृथ्वी। ये क्या है, पृथ्वी। और इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, यानी चारों ओर क्या है, ये है क्या, वातावरण। क्या है, वातावरण। और इस वातावरण में हमने पढ़ा कि 5 परतें हैं, 1 2 3 4 और ये 5, 5वीं बहिर्मंडल थी। तो यही कि सौर स्थिरांक की परिभाषा यही है कि वातावरण की सबसे भारी परत, यानी वातावरण की या वायुमंडल की, सॉरी वातावरण की नहीं, किसकी, वायुमंडल की। यानी वायुमंडल की कल हमने 5 परतें पढ़ी, तो वायुमंडल की सबसे भारी परत, वायुमंडल की सबसे भारी परत या वायुमंडल का सबसे भारी हिस्सा, ऐसे लिखें क्या, वायुमंडल के सबसे बाहरी हिस्से, ठीक है, यहां तक बात है, बाहरी हिस्से। इसके ऊपर होता क्या है, देखो कि ये हमारा क्या है, सूर्य। क्या है, सूर्य। और इस सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, किसके ऊपर, वायुमंडल की बाहरी क्षेत्र पर। और यहां पर एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया, जैसे ये इतना क्षेत्र है, और इस क्षेत्र को लिख दिया कितना, 1 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये कितना क्षेत्र है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। और इसके लिए
क्या निर्धारित कर दिया, समय भी प्रति मिनट। याद रखेंगे सौर स्थिरांक को, कल को पूछा जाता है सौर स्थिरांक को किस में मापा जाता है, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। कैसे याद रखेंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से मापा जाता है। कि हम कैसे मापें, तो पता लगेगा कि वायुमंडल की सबसे भारी हिस्से पर 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट से जो सूर्य की किरणें आती हैं उसको जो मापते हैं या जो प्राप्त होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, सौर स्थिरांक कहा जाता है। तो पहले इस परिभाषा को पूरा करें कि वायुमंडल के सबसे भारी हिस्से पर 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट, 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होने वाली सौर्यक विकिरण सौर स्थिरांक कहलाती है। सौर स्थिरांक कहलाती है। तो सौर स्थिरांक की परिभाषा याद रखेंगे क्या, कि वायुमंडल के सबसे भारी हिस्से पर 1 वर्ग सेंटीमीटर, ये 1 वर्ग सेंटीमीटर क्या है, क्षेत्र, और इस क्षेत्र पर 1 मिनट में सूर्य की कितनी किरणें हैं, सूर्य की कितनी किरणें प्राप्त हुई, उसे ही हमने क्या कह दिया, सौर स्थिरांक। यानी ये 1 वर्ग, यहां पर किलोमीटर मत कर देना या यहां पर सेकंड मत कर देना, ये मिनट है, ये सेंटीमीटर है। 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से जितनी सूर्य की किरणें, यानी हिस्से पर 1 वर्ग सेंटीमीटर, भारी हिस्से पर 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होने वाली सूर्य की विकिरण क्या कहलाती है, सौर स्थिरांक कहलाती है। और अब ये प्राप्त कितनी होती है 1 मिनट में, तो वो लिखेंगे, ये आपके एनसीईआरटी में साफ दिया गया है। तो ये प्राप्त होती है कितनी, यहां लिख देता हूं, 1.94 ग्राम कैलोरी। यानी अगर हम इसको कैलोरी में मापें तो कितनी प्राप्त होती है, 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 मिनट में कितनी प्राप्त होती है, 1.94 ग्राम कैलोरी। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट लगा देता हूं, ये सूत्र भी याद रखेंगे सौर स्थिरांक का, और कितनी है वो भी याद रखेंगे। एनसीईआरटी में साफ साफ दी गई है 1.94 ग्राम कैलोरी। या इसी को एक और पैमाने में मापते हैं तो आप बोल सकते हैं 2 लेंजली। किस में मापा जा सकता है, लेंजली में। और कितना लेंजली होता है, 2 लेंजली। इन दोनों में से कोई भी मिले सही है। या तो आप बोल सकते हो 1.94 ग्राम कैलोरी, या आप इसी को बोल सकते हो 2 लेंजली। ठीक है, आपसे पूछ ले पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला, वायुमंडल पर प्राप्त होने वाला सौर स्थिरांक कितना है, तो आप कह सकते हो 1 वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 1.94 ग्राम कैलोरी या 2 लेंजली प्राप्त होता है। समझ आया, ठीक है। तो ये नॉर्मल कुछ जानकारियां थी किसके बारे में, सूर्य तप के बारे में। सूर्य तप की परिभाषा हमने जान ली, हमने ये जान लिया कि कितनी मिनट में आता है, फिर हमने ये जान लिया कि सौर स्थिरांक क्या होता है, कौन सी किरण जो होती है वो दीर्घ होती है, कौन सी होती है वो लघु होती है। ठीक है, ये था सूर्य तप या इंसोलेशन के बारे में सामान्य जानकारी। अब हेडिंग लगाएं, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। क्या हेडिंग लगाएंगे, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। और प्रश्न जो है वो यहां से पूछा जा सकता है कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या कौन कौन से नहीं हैं। तो हेडिंग लगाएं क्या, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि जैसे समझें, जैसे मैंने कहा ये सूर्य है और ये इस सूर्य से क्या आ रही है, विकिरणें आ रही है, और इन विकिरणों को पृथ्वी पर ये पहुंचती है। तो बीच में क्या है, वायुमंडल। बीच में क्या है, वायुमंडल। अब इस पृथ्वी के बीच में वायुमंडल है, तो आप मेरे को बताएं, क्या सूर्य की किरणें वायुमंडल से होते हुए क्या पृथ्वी पर सभी जगह समान है,
या ऐसे समझे कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने में क्या कोई चीज बाधक है या क्या कोई चीज सहायता करती है, उसे ही तो कहते हैं प्रभावित। तो उसी के बारे में पढ़ना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में प्रभावित करती हैं, यानी इफेक्ट डालती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में पूछा गया है और उनको हम क्या है वर्णन से पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी चीजें हैं हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम उनका नाम जानेंगे और फिर उनके बारे में हम वर्णन करेंगे। तो कौन कौन सी चीजें हैं उनको जाने। प्रभावित करने वाली, समझ गए होंगे प्रभावित कैसे करती है कि पृथ्वी के ऊपर समान रूप से सूर्य तप प्राप्त नहीं होता, कि अगर कहीं जो सूर्य का तप है यानी टेम्परेचर है वो ज्यादा है तो कहीं कम मिलेगा। ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, कहीं अगर 100% में से 80% सूर्य तप आ रहा है तो कहीं 20 ही आ रहा है। तो इसके पीछे रीजन क्या है या कौन कौन से जो कारक है वो प्रभावित करते हैं। तो वो कारक क्या है, सबसे पहला कारक है वो क्या है, आपतन कोण। क्या है, आपतन कोण। अब आपतन कोण क्या होता है सर, सारी चीज समझेंगे। या इसको मैं कह सकता हूं सूर्य की किरणों का तिरछापन, यानी आपतन कोण, या मैं इसको कह सकता हूं सूर्य की किरणों का तिरछापन। क्या होता है एक एक चीज अच्छे से समझेंगे। दूसरा पॉइंट, दिन की अवधि क्या रहेगा, दिन की अवधि। दिन की अवधि क्या है, यानी दिन कैसा होता है, दिन बड़ा है, दिन छोटा है, या दिन एक जैसा है कि दिन और रात एक जैसे होते हैं। यही होगा कि अगर रात छोटी होगी तो दिन बड़ा हो जाएगा, अगर दिन छोटा होगा तो रात बड़ी हो जाएगी। और एक टाइम ऐसा आता है जब रात भी और दिन दोनों एक समान होते हैं। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। अगर दिन बड़ा होगा तो क्या होगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो ज्यादा मिलेगा, और अगर दिन छोटा होगा तो सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा। और दिन क्या है, एक जैसे दिन और रात होंगे तो समान रूप से प्राप्त होगी जो सूर्य का प्रकाश। तो ये कैसे होता है ये भी हम जानेंगे। तो दूसरा प्रभावित करने वाला कारक क्या है, दिन की अवधि। तीसरा प्रकार, तीसरा जो प्रकार है वो है प्रभावित करने वाला कारक, वो है पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी। क्या है, पृथ्वी और सूर्य, पृथ्वी क्या है सूर्य की ओर चक्कर लगाती है, चक्कर लगाते हुए कभी तो सूर्य के जो है नजदीक आ जाती है और कभी सूर्य से दूर चली जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं, उपसौर कहते हैं। कब होता है, किस कारण होता है, कितनी दूरी बीच में रहती है, जब पास आती है तो कितनी दूरी है, दूर जाती है तो कितनी दूरी है, उन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी तो आप याद रखें पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी। अब मैं बात करूं 4 नंबर। अब याद करो जब हमने सूर्य की क्या पढ़ी थी, संरचना, और उसमें मैंने आपको एक नाम बताया था सौर कलंक या सन स्पॉट। तो यहां वही चौथा प्रकार है क्या, सौर कलंक। यहां मैं विस्तार से वर्णन करने वाला हूं, वहां आपको समझा दिया था सौर कलंक होते क्या है। फोटोस्फीयर पर ठंडे व काले धब्बों को क्या कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं। यहां हम समझेंगे वो कैसे प्रभावित करते हैं सूर्य तप को, सौर कलंक या सन स्पॉट। क्या कहते हैं, सौर कलंक या सन स्पॉट के नाम से जाना जाता है। पांचवा तत्व मैं बात करूं तो वो पांचवा तत्व है क्या, वायुमंडल की पारदर्शिता। वायुमंडल की पारदर्शिता कैसे, वायुमंडल की पारदर्शिता का मतलब है कि क्या वायुमंडल एक तो एकदम साफ होगा तब सूर्य की किरणें आएंगी, और एक अगर वायुमंडल में बादल छाए हो, आप खुद बताओ कि एक तो एकदम गर्मी पड़ रही है और एकदम उस सूर्य के आगे बादल आ जाता है, तो हमें क्या महसूस होता है, ऐसे महसूस होता है कि जैसे छांव होगी, ठंड होगी, होता है ना। किसान जब खेत में काम कर रहा होता है और एकदम गर्मी हो रही होती है और फिर क्या होता है, वो परेशान हो जाता है, और फिर एकदम से जब सूर्य के आगे क्या है बादल आ जाते हैं तो वो कहते हैं कि हे मालिक, ठीक है ठंड तो हुई। तो उससे क्या है, क्योंकि वो सूर्य का जो प्रकाश था, जो सूर्य की जो किरणें थी, विकिरणें, अब वो बादल आने से वो क्या है पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रहे, कम पहुंच पा रहे हैं, यानी इतनी गर्मी नहीं होगी। तो पारदर्शिता यानी अगर सूर्य
की जो किरणें हैं, अगर वायुमंडल साफ होगा, स्वच्छ होगा तो ज़्यादा पहुंचेगी, अगर बादल होंगे तो उसकी वजह से, या और वायुमंडल में कोहरा हो गया, ठीक है, धुंध हो गई, उनकी वजह से क्या है, कम पहुंच पाती है। तो इनके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद है क्या, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी का घूर्णन, कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो कैसे क्या है, सूर्य तप को प्रभावित करती है। तो पृथ्वी का घूर्णन वैसे तो इसमें आ जाएगा, दिन की अवधि के अंदर पृथ्वी का घूर्णन आ जाएगा, कि जब ये घूर्णन करती है तभी तो क्या है, दिन क्या है, छोटा बड़ा होता है, क्योंकि ये सूर्य के चारों ओर घूमती है, और घूमने से क्या है, कभी पास कभी दूर, ये भी इसमें भी आएगा मध्य की दूरी। तो ये क्या है, सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक। और प्रश्न इनसे आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपतन कोण, यानी सूर्य की किरणों का तिरछापन। दूसरा है दिन की अवधि। तीसरा है पृथ्वी व सूर्य के मध्य की दूरी। इसमें हम अपसौर उपसौर के बारे में जानेंगे। सौर कलंक मैंने आपको सूर्य की संरचना के अंदर बता दिया था। अब हम सौर कलंक के बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे कि कैसे ये सूर्य तप को प्रभावित करता है, वायुमंडल की पारदर्शिता और पृथ्वी का घूर्णन, ये प्रभावित करने वाले कारक है। तो ये हम क्या है, कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो पूरी एक क्लास बनेगी बहुत ही अच्छे तरीके से हमें समझेंगे। अगर मैं इनको अभी समझाता हूं तो ये क्लास लगभग 2 घंटे की हो जाएगी, और अगर इनको बीच में छोड़ दिया तो ये पूरे समझ नहीं आएंगे। तो कल प्रॉपर रूप से इनको समझेंगे। जितना आज आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से रिवीजन करें। जो एनसीईआरटी में है वो 5-7 ही तथ्य थे, मैंने इनको पूरे प्रॉपर रूप से पढ़ाया, ताकि सूर्य तप आप कभी, चाहे बीए के बच्चे पढ़े, चाहे एमए जो ज्योग्राफी से कर रहे हैं वो पढ़े, उनके सबके ये लगता है, चाहे फर्स्ट ग्रेड में आए चाहे सेकंड ग्रेड, किसी में भी इंसोलेशन टॉपिक लगता है तो वो क्या है, आपके इससे क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि वो भी फ्री में टॉपिक वाइज जो है वो पढ़ सकें। अक्षांश देशांतर मैंने करवा दिए, वो भी आपके टॉपिक का ही हिस्सा है, ठीक है। और वायुमंडल की संगठन संरचना करवा दी, 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट करवा दे, तीसरा टॉपिक कल पूरा हो जाएगा। आप ऐसे ही जुड़े रहें, मैं आपको पूरे जो टॉपिक है वो कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।